बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जो हैं युवा, लेकिन उनको अभी हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मिला है नेता प्रतिपक्ष का। और एक सीनियर ट्राइबल लीडर वो हैं, एक लिगेसी भी वो कैरी करते हैं और उसी लिगेसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जमुना देवी जी के उन्हीं के परिवार से वो आते हैं और एक ऐसे राजनेता की उनकी छवि है जो कहा जाता है कि उनकी सरलता निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनती है। और कई बार ये सरलता जैसा राजनीति में होता है कि आपकी राह में कांटे बिछाने का भी काम करती है, चाहे आपका वैयक्तिक जीवन हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ हो। लेकिन ये सब जीवन की हार्डशिप से कोई अछूता नहीं है। आक्षेप लगते रहे महापुरुषों पर भी, लेकिन इन सब के बीच में वो बहुत इन सारी चीज़ों से बहुत ही पाक साफ तरीके से निकलते भी रहे हैं और निकलते ऐसे रहे हैं कि कोई चिन्ह भी नहीं रह जाता। इसलिए उनके समर्थक और उनके आलोचक भी मानते हैं कि अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनको निशाना बनाने की कोशिशें होती हैं और ये हर सरल राजनेता के साथ माना जाता है कि ऐसा होता है। लेकिन बहुत बड़ा दायित्व है क्योंकि मध्य प्रदेश में कमान जिस तरह से परिवर्तित हुई है कांग्रेस की, तो दो युवा नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी जी संभाल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उमंग सिंगार जी संभाल रहे हैं, जो गंधवानी सीट से आते हैं, मध्य प्रदेश की ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट झाबुआ की अगर हम बात करें। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। उमंग जी, एक लंबा रास्ता आपने तय किया है इन 5 सालों में और एक युग की तरह रहे हैं ये 5 साल। पहले सरकार बनती है, बीते 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 18 में 14 महीने चलती है, सरकार गिर जाती है, फिर कोरोना 1 एंड कोरोना 2 आता है, पूरी दुनिया हिल जाती है, फिर संघर्ष का एक रास्ता उठाते हैं। आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ, आप एक आध्यात्मिक सोच भी रख कर चलते हैं कि जीवन को वैसा ही स्वीकार करो जैसा वो है। इन 5 सालों को आपने देखा, आपके राजनीतिक जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, व्यक्तिगत जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। कैसे देखते हैं? पहले तो इसी एक दार्शनिक फिलॉसफी पर आपसे सवाल है। देखिए, मेरा शरद जी सोचना है कि जो आज है हम्म, वो आपका है, हम्म, जो कल है वो आपका नहीं है। हम्म, और इंसान इसी अंतर्ध्वन में सपने बुनता रहता, अगले दिन के सपनों के, हम्म, भविष्य के। हम्म, उन सपनों में कब वो इतना ज़्यादा तेज दौड़ने लगता है हम्म, तो वो आज अपना खो देता है। हम्म, तो मेरा सोचना है कि जीवन में इंसान को एक संतुष्ट रहने की हम्म, सोच होना चाहिए। हम्म, और आप जब ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी नहीं रहोगे, हम्म, महत्वाकांक्षा रहे, हम्म, आप उस जिस भी आप करियर में हो, क्षेत्र में हो, हम्म, बढ़ते रहे। हम्म, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होंगे हम्म, तो आप अनैतिक हो जाएंगे, आप अनइथिकल कह सकते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें आप षड्यंत्र करने लग जाएंगे लोगों के लिए। हम्म, तो ये मेरे नेचर में नहीं है। मैं आज मैं विश्वास रखता हूँ, ठीक है, कल के बारे में सोचता हूँ, लेकिन ज़्यादा डेस्परेटली मैं उसके पीछे भागता नहीं हूँ। जो हम्म, किस्मत में है, जो डेस्टिनी में, वही वो होगा। होगा। भले आप अच्छे हो, आपके साथ बुरा होना तो बुरा होगा, अगर आप बुरे हो तो अच्छा होगा। हम्म, कुछ चीज़ें किस्मत में रहती है। हम्म। आपने कहा कि षड्यंत्र लोग करते हैं, आप उनसे दूर रहते हैं, लेकिन आपके खिलाफ षड्यंत्र हो जाते हैं। देखिए, मैं नीयत साफ है हम्म, तो आप कोई आपके खिलाफ कुछ भी करे, हम्म, लेकिन ईश्वर को मैं विश्वास रखता हूँ हम्म, कि वो कहीं ना कहीं आपको अगर नीयत साफ है तो बाहर निकाल लेता है। हम्म, 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 और जीवन है, हम्म, उतार चढ़ाव चलते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किस्मत से हार सकता हूँ, हौसले बुलंद है, चुनौतियाँ स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने हाँ। कही। और यही वजह है कि आज आप इतने साफ मन से ये बात कह रहे हैं, उमंग जी। कठिन होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे कोई कड़वाहट नहीं है अतीत को लेकर। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आसान नहीं है। ये बहुत लोग कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और ज़िंदगी का बोझ अपनी पीठ पे लाद के कमर झुक जाती है, दोहरे हो जाते हैं। बहरहाल, ये जो नया दायित्व आपको मिला है, आप हमेशा से राहुल गांधी जी और कांग्रेस के आला कमान की फेवरेट लिस्ट में आप हमेशा से रहे। फिर जिस रीजन से आप आते हैं उस रीजन की एक लिगेसी है, और जिस तरह आप एक सीनियर विधायक के तौर पर भी हैं, तमाम चीज़ें ये रहीं।
लेकिन हमने एक बदले हुए उमंग सिंगार जी को भी देखा है। दिग्विजय सिंह जी पर कभी आरोप लगाने की बात थी, वो सब मैं अतीत में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सब ने बहुत आश्चर्य में नहीं कहूँगा, लेकिन एक विनम्र उमंग सिंगार जी को देखा, जिन्होंने कहा अगर मेरे मुंह से कुछ निकला है ऐसा, हो सकता है आवेग भावना में निकला हो, लेकिन वो सब खत्म है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सब भी एक आध्यात्मिक भाव था, क्योंकि राजनेता की हर चीज़ में राजनीति देखी जाती है। देखिए, मैं कई बार कई चैनलों पर कह चुका हूँ कि मेरे उनसे मतभेद थे, लेकिन मतभेद कभी नहीं रहा। और मैं इस बात को आपके चैनल से कह सकता हूँ कि मैं जीवन में किसी के लिए मन में कोई दुर्भावना नहीं रखता हूँ। ठीक है कि उस समय की स्थितियाँ अलग थी, क्या था, तो मतभेद थे, लेकिन कहीं चूंकि अब पटाक्षेप हो चुकी बात, तो अब उनका बधाई संदेश आया या आपने बात की? नहीं, स्वाभाविक है, उन्होंने बधाई भी दी, सहयोग की भी बात करी उन्होंने। वाह। और बोले उमंग जब भी जरूरत पड़े जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के लिए भी ये कहा जाता है कि एक बड़े मन के राजनेता हैं। हाँ, और निश्चित तौर पर ये जो जर्नी आप तय करते हैं, कमलनाथ जी से भी बात हुई आप? हाँ, और चूंकि बाहर थे तो फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन पर तो बात हुई। उन्होंने शुभकामनाएं दी है। अब आएंगे तो उनसे फिर मुलाकात होगी। विधानसभा चुनाव की बड़ी मजबूत तैयारी थी कांग्रेस की, ये सवाल तो बनता है उमंग जी, क्या आपने पीछे मुड़कर देखा कि इतनी उम्मीदें थी कांग्रेस की, खुद कांग्रेस को हम देख रहे थे कि बड़ी उम्मीदें थी, जाहिर तौर पे कुछ त्रुटियां भी होंगी, हालांकि बात ईवीएम की भी हुई, तमाम बातें हुई। देखिए शरद जी, मैं समझता हूँ कि अब किसी भी घटना के कई कारण होते, एक कारण नहीं होता। ठीक बात जी। तो एक एलिमेंट उसमें से मैं मानता हूँ कि ईवीएम, क्योंकि आप पिछले कोई भी चुनाव विधानसभा किसी भी राज्य का उठा के देखेंगे उसका रिजल्ट, तो जहाँ पर पोस्टल बैलेट से जो सरकार बनती उसके रुझान रहते उसके पक्ष में, पोस्टल बैलेट के कर्मचारी अधिकारियों के, किसी भी राज्य की मैं तो खुली बात कर रहा हूँ जी। तो 190-196 सीट पर कांग्रेस जीत रही पोस्टल बैलेट पे। जनता का रुझान कांग्रेस के साथ और ईवीएम का जनादेश बीजेपी के साथ, तो मैं ईवीएम का जनादेश मानता हूँ, इससे भाजपा का जनता का जनादेश नहीं मानता। रही बात दूसरा, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम हमारे जो वादा थे, घोषणा पत्र थे, हम उसको कहीं संवाद की कमी कारण नीचे तक ज़मीन तक नहीं पहुँचा पाए, वो भी एक कारण। तो बाकी पार्टी आत्ममंथन कर रही है, चिंतन कर रही है CWC स्तर पर, अब आगे सब बातें आएगी। ये बड़ा मौका है आपके लिए और जीतू पटवारी जी के लिए कि कार्यकर्ता के जोश को बना के रखे। हालांकि ये निर्णय ऐसा माना गया कि नाउम्मीदी के बीच जब दो नेताओं को ये महत्वपूर्ण दायित्व मिला तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह हुआ, क्योंकि आप लोग ज़मीनी कार्यकर्ता की छवि रखते हैं, हर किसी से मिलते हैं। और पहले ऐसा माना गया कि कमलनाथ जी की वरिष्ठता कई बार लोगों के लिए चुनौती बन जाती थी, क्योंकि उनका अपना एक कॉरपोरेट जैसा कह लीजिए, या मिलने जुलने में उनको भी उनका एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो रहता है, वो मैं नहीं कहता कि उसमें कोई चुनौती है, लेकिन मुश्किल पैदा करता था। लेकिन अब आप दोनों के आने से ये कहा जा रहा है हर व्यक्ति सीधे दरवाज़ा खोल के जाएगा, उमंग जी ये करना है, जीतू जी ये करना है। क्या आपको लगता है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, सबका अपने अपने राजनीति करने का तरीका होता है जी। और मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं भी संगठन से निकला हूँ, तो मैं तो वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए दरी बिछाता है, जो झंडे उठाता, जो नारे लगाता, उसको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए। ठीक बात है। उसके बाद मंच के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। तो ये मेरी सोच है। तो स्वाभाविक है, जब आप सबको आप सम्मान देंगे तो हर व्यक्ति आपके लिए खड़ा होगा, हर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़ा होगा। तो यही सोच हम दोनों की, इसीलिए प्रयास करेंगे दोनों जी। और मध्य प्रदेश में जय वीरू की जोड़ी है और इसी तरह से आप आगे बढ़ें, क्योंकि कई बार जय वीरू की जोड़ी में भी परेशानी पैदा करने वाले कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अभी जिस उमंग सिंगार जी को देख रहा हूँ, मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व में बहुत ठहराव है, और इस ठहराव की एक वजह ये भी है कि वो उन चुनौतियों को भी, उस अग्नि परीक्षा को भी भांप रहे हैं जो इन 5 सालों में उन्हें देनी है। किस तरह से आपकी घेराबंदी होगी? सदन की जिम्मेदारी आपकी है, सड़क की जिम्मेदारी भी जीतू पटवारी जी के साथ आप संभालेंगे। सदन बड़ा धारदार हो कांग्रेस का, और ये एक बड़ा दायित्व तो जनता ने आपको दिया भी है कि बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, जनता के प्रति जो जवाबदेही की बातें उसने कही हैं, उन सब पर वो पूरी तरह से खरी उतरे। ये संरक्षक की जिम्मेदारी आपकी है।
देखिए, स्वाभाविक बात है, जनता की आवाज़ को बुलंद करना, सरकार उसे उनके कानों तक पहुंचाना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, प्रदेश की जनता को बड़ा हतप्रभ की स्थिति है कि प्रदेश के जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हैं, आज खाद नहीं मिल रहा, सुबह 4 बजे से लाइन में लग रहा, बिजली उसको 12 घंटे नहीं मिल रही, किसान युवाओं को नौकरियों की आवश्यकता है, बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो ज्वलन मुद्दे हैं जिस पर सरकार को अपना पक्ष रखना था। अभी जिस संकल्प पत्र से भाजपा जीत के आई है, लाडली बहना जिसको लेके ब्रांडिंग हुई, सिंगल इंजन, डबल इंजन, मोदी की ब्रांडिंग, सब बातों को लेके मोदी का गुणगान तो करना चाहते हैं, लेकिन मोदी की योजनाओं को जमीन पर क्या हकीकत है उस पर बात नहीं करना चाहते। मैं उदाहरण के लिए आपको दूं कि नल जल योजना, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो नल जल योजना में मोदी जी ने गारंटी दे दी कि हर घर को पानी मिलेगा, लेकिन वो योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। 6 महीने में कोई योजना कैसे बंद हो सकती है? उस नल के अंदर पानी नहीं है। तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार के इतने बड़े घोटाले को लेके जांच कराएगी? और अगर मोदी जी की भावना है कि हर घर को पानी मिले, तो क्या पानी हर तक पहुंचेगा? तो ये मेरा सोचना है कि ये इंसानियत के नाते, एक आम जनता के अधिकार के नाते इस पे बात होना चाहिए। आप भाषण कुछ भी दो, लेकिन ज़मीन पर आप चाहते हो उनके लिए ईमानदारी से काम करना, तो वो करना पड़ेगा। मैं तो अगर इनकी पीछे जो इनके संगठन आरएसएस, उसमें से कई लोग हैं जो कई सालों से अपनी ज़िंदगी लगा दी इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, पूर्णकालिक जिन्हें कहते हैं जी, तो उनको भी अपने मन को झंझोटना होगा ये क्या हो रहा है, योजना भ्रष्टाचार के लिए क्यों हो रही है, हम आम व्यक्ति के लिए क्या आप लोग काम नहीं करना चाहते जी? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। ऐसी उज्ज्वला योजना 2019 में आई थी, मोदी जी ने सिलेंडर दिए, फ्री बांटे, लेकिन वो सिलेंडर 2019 के बाद से अभी आप किसी भी गांव में जाओगे, सिलेंडर पूछोगे महिलाओं से तो बोलेंगे छत पे छज्जे पे चढ़ा दिए। तो आप महंगाई के ज़माने में आप वादा करना चाहते हो हम कम कीमत में दो, लेकिन आप देना नहीं चाहते हो। तो सपने आप क्यों चुनाव में दिखाते हो? हर 5 साल में नया सपना दिखाते हो। तो ये लाडली बहना का सपना दिखाया 3000 का, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना नहीं चाहते। ठीक है, उन्होंने आज आश्वासन जरूर दिया कि हर योजना के पैसे खाते में हर महीने जाएंगे। मैंने कहा इस पर कानून बनना चाहिए, तो कानून की बात पे वो मौन रहे। तो मुझे लगता है कि मामा चलेगा, लाडली बहना भी चली जाएगी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, कि लेकिन आपको लगता है कि एक दायित्व आपका भी है, क्योंकि इससे मिलती जुलती योजना आपने भी प्रस्तुत करने की बात कही थी, मौका नहीं मिला, लेकिन जनता के हित में जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर और एक पूरी तर्कशीलता के साथ, उदाहरण के साथ, जिससे मीडिया भी आपकी बात तार्किक धरातल पर समझे और सुने और सरकार भी मजबूर हो, क्योंकि अगले सत्र में मुझे लगता है ये मसले आप उठाएंगे प्रमुखता से। बिल्कुल, अभी हमने उठाया, अभी हम लोगों ने बात भी करी इस बारे में जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतिहास की बात करते रहे, उज्जैन के इतिहास की। ठीक है, हम इतिहास का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इतिहास की किसी प्रोफेसर की क्लास पे तो नहीं बैठे, इतिहास समझ रहे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे बात करनी थी, मुख्यमंत्री जी को उस पर जवाब देना था। और अगले 5 साल आप क्या करना चाहते हैं, वो घोषणाएं गिनाने से नहीं होता। आपको अगर दिलों पे राज करना तो उनके लिए काम करना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर है, इसका तो आप स्वागत करेंगे जी, बिल्कुल स्वागत सनातन परंपरा से विश्वास करने वाले धार्मिक और आदिवासी सबसे बड़ा सनातनी है, सबसे बड़ा सनातनी, बेहिचक ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो सबसे बड़ा सनातनी है। और इसी आदिवासी वर्ग को बीजेपी ने पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ये दायित्व तो आपका भी है, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि ट्रेडिशनली ट्राइबल जो है वो कांग्रेस के साथ रहता चला आया है। तो क्या आपको लगता है क्या चूक हुई? कमलनाथ जी ने हालांकि बहुत कोशिश की, इंडिया की यहाँ प्रस्तावित सो कॉल्ड जो बैठक होनी थी सनातन के इशू पे, स्टालिन साहब के उलझी, वो भी रद्द हुई, तमाम बातें हुई, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस कई बार उलझती है, जो मुद्दा रहता है धर्म का,
राम मंदिर का, ऐसा माना जाता है। देखिए, ये तो भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। हम्म, भाई मैं समझता हूँ कि कोई किसी भी समाज का हो, हम्म, सबको अपने अपने समाज का आदर करना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए। हम्म, लेकिन मैं तो अगर आप एक पुराने इसमें जाएंगे युग में, तो शुरुआत हम्म, एक मानव जीवन की जो हुई है, हम्म, तो उस समय तो धर्म नहीं थे, ये वर्ण व्यवस्था सब बाद में बनी है। हम्म, तो उस समय तो आदिकाल से जो वास कर रहे सब आदिवासी थे। हम्म, हम्म, आदिवासी का मतलब तो यही है ना, जो जंगल में वास कर रहा। जी, तो हमारे दादा परदादा हो, चाहे आपके हो, किसी के भी हो, बिल्कुल सब ठीक है। आदिकाल से वास जी कर हाँ, रहे जी हाँ, थे। जी हाँ, तो जी। वही सूर्य की पूजा भी करते थे, हम्म, गाय बैल फसल सबकी पूजा पूजा करते थे। करते थे। तो हिंदुस्तान में राजनीति धर्म को लेके चल रही है। हम्म, मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ वोट की राजनीति है। हम्म, आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्य समाज हो, सबको इस हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको लेके विकास की बात होना चाहिए। हम्म, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतने साल में हम लोग विकसित क्यों नहीं हुए, डेवलप कंट्री क्यों नहीं हुए, हम्म, डेवलपिंग क्यों, विकासशील क्यों है? हम्म, तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियाँ हैं, हम्म, उसके जिम्मेदार हैं। हम्म, तो उन नीतियों को हमको, अगर आपको एक राष्ट्रीय शक्ति, विश्व शक्ति बनना है, बनना है। तो विश्व शक्ति के लिए आपको अमेरिका या रशिया के सामने भीख नहीं मांगना पड़े। हम्म, आप अधिकार से कैसे छीनो, हम्म, अपनी देश को पावरफुल कैसे करें, हम्म, एम्पावर्ड कैसे करें, तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बड़ी बातें हैं, लेकिन व्हील पावर होना चाहिए। अगर ये है तो कोई बड़ी बात नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में तो ये बात बार बार सामने आती है, बीजेपी की तरफ से भी, और जो इंडिपेंडेंट समीक्षक हैं वो भी कह रहे हैं विदेश नीति पे बहुत बढ़िया काम है, दुनिया में हम एक ताकत माने गए हैं। हालांकि कंट्रीब्यूशन आपकी सरकारों का भी है, जो आर्थिक नीतियां आपके समय यूपीए की सरकार ने आगे बढ़ाई, उनका लाभ देश को मिला, बीजेपी की सरकार ने उनको और आगे बढ़ाया। तो हम हैं तो उसी रास्ते पे, मानने वाले देखिए, तो देश मानते में हैं। कंप्यूटर युग लाया है राजीव गांधी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मनमोहन सिंह जी, न्यूक्लियर डील की बात जब हुई थी, रिएक्टर्स की बात हुई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, तो हिंदुस्तान को अमेरिका पुराने रिएक्टर दे रहा था, जब कांग्रेस ने मना कर दिया। लेकिन यही मोदी जी ने जब 2014 में बने प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकेंड रिएक्टर की इन्होंने 20 लाख करोड़ की, जितनी भी करोड़ की थी, वो इन्होंने डील अमेरिका को दी। 5 लाख करोड़ की इन्होंने बुलेट ट्रेन अपने जापान को करा। सब मरीन का आपने 10 या 15-20 लाख की वो डील आपने करी। और चौथी योजना की जो फाइल योजना करी 25,000 करोड़ की, गंगा सफाई। गंगा तो सफाई हुई नहीं, आप भी जानते हैं। तो हम बाहर के लोगों को इतना पैसा क्यों देना चाहते हैं? क्या बाहर के लोग इसलिए देना चाहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा एक उपभोक्ता है, जो हर चीज़ विश्व का आदमी यहाँ चाहता है, देश चाहता है कि यहाँ बिके। लेकिन हम लोग कब आत्मनिर्भर होंगे? जो इनकी कहते हैं स्टार्टअप की बात कहते हैं, आज हजारों का स्टार्टअप बंद हो गए, कई कंपनियां काम छोड़ के यहाँ से देश से जा रही, तो क्यों जा रही है? तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पे आके काम करना पड़ेगा। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्या जहन में है अभी, हालांकि बहुत शुरुआत है, राहुल गांधी जी से भी अभी मुझे लगता है कि एक मुकम्मल बातचीत अभी होगी आपकी, और आप लोग एक रोड मैप भी तैयार करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी और आप मिलकर। फिर भी आगे का रास्ता आसान नहीं है, कार्यकर्ता को कांग्रेस के मोटिवेट करना है। बीजेपी 163 के जनादेश के साथ है मजबूत संख्या बल है, और जिस तरह से वो सत्ता में निरंतर बनी है 2 दशकों से, सिर्फ 14 महीने का आपका कार्यकाल छोड़ दें तो कठिनाइयाँ बहुत हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में अगर उमंग सिंगार जी इस अग्नि परीक्षा को पास करते हैं, और जिसके लिए शुभकामनाएं तो आपको दी ही जानी चाहिए, तो आप एक अलग मकाम पर भी जाते हैं, एक अलग लेवल पर भी जाते हैं। कैसे करेंगे ये सब कुछ? देखिए, स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे, ये हम दोनों की जवाबदारी है, प्रदेश अध्यक्ष की और मेरी। और मैं समझता हूँ कि अब दोनों लड़ाके हैं, ये कह सकते हैं। तो है।
ये बात। ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर से इससे कार्यकर्ताओं को फ़ायदा होगा, एक आम जनता को उनकी लड़ाई में फ़ायदा होगा। और मैं तो बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि हर कार्यकर्ता को सम्मान मिले, आम जनता के जो अधिकार हैं उन्हें मिले, इसमें विश्वास करता हूँ मैं। भविष्य में 5 साल बाद क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। जीतू भाई कुछ और अधिक जोशीले हैं, वो और ताकत के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो जोश और होश दोनों के साथ आगे बढ़ेंगे आप? जैसा स्वाभाविक है, जोश के साथ होश भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ। जैसा शोले का डायलॉग था कि पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, तो ये जिम्मेदारी आप संभालोगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ, जय वीरू की बात आपने करी है, तो जब उस शोले का आखिरी दृश्य रहता है, तो जब हेड टेल करता है, जब उसको बाद में मालूम पड़ता है कि दोनों तरफ एक ही चीज़ थी, तो दोनों एक ही है। वाह, बहुत ये बढ़िया कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं उमंग जी। और मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि एक ठहरे हुए और एक बढ़ चढ़कर बोलने से तो खैर मैंने आपको देखा नहीं पहले भी जी, लेकिन अभी आप बहुत संयमित होकर चल रहे हैं, जो वक्त की मांग है जी। और ये अच्छी बात है कि युवा नेतृत्व मिला है, जोश और होश के साथ आप आगे बढ़ें। बहुत शुभकामनाएं। ये थे नेता प्रतिपक्ष सीनियर कांग्रेस लीडर उमंग सिंगार जी। उनका कहना है कि हम लड़ेंगे, लड़ना नियति ने हमारी डेस्टिनी में दिया है। सवाल ज़रूर खड़ा करते हैं बीजेपी की विजय को लेकर। उनका दावा है कि जो पोस्टल बैलेट जो थे उसमें पल्ला कांग्रेस का बहुत मजबूत रहा, लेकिन बात जब ईवीएम पर आई तो कहानी बदल जाती है। तो ये सवाल वो कहते हैं सांकेतिक तौर पर पीछे नहीं लगते हैं वो, लेकिन कहते हैं ये ईवीएम जीत है भारतीय जनता पार्टी की। और भी कारण होंगे, इससे भी वो बचते नहीं हैं। उनका कहना है कि हम और जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और मैं नेता प्रतिपक्ष, हम मिलकर लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि दोनों सिक्कों पर एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ लिखी हुई है, हेड या टेल। तो आप ये नहीं अंतर कर सकते कि उमंग सिंगार जी कौन और जीतू पटवारी जी कौन। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो जीतू पटवारी जी भी लगातार कह रहे हैं कि हम सबके साथ सामूहिक नेतृत्व की भावना से आगे बढ़ेंगे। वो जानते हैं लड़ाई गंभीर है और बहुत चुनौतियां हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वो अपनी बात कहते हैं। कोई कड़वाहट उनके मन में नहीं है। सरकार को लेकर भी वो तीखी टीका टिप्पणी से बचते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि जनता के हित से जुड़ी जो बातें हैं वो बीजेपी को बतानी पड़ेंगी। और उनका ये आरोप भी है बीजेपी पर कि अभी वो ऐसा करने से बच रही है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।